एपिसोड की शुरुआत में गोन और किलुआ एक इंटरनेट जोन के अंदर होते हैं जहां पे ये हंटर वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं और वहां पे जैसे ही ये हंटर वेबसाइट खोलते हैं वैसे ही वो बोलते हैं कि अपना जो हंटर लाइसेंस है उसको स्वाइप करो और अपना कोड भी बताओ, यानी कि हंटर लाइसेंस का कोड भी बताने के लिए बोलता है। और किलुआ बोलता है कि इस वेबसाइट के अंदर तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि हर रोज यहाँ पे वर्ल्ड वाइड दुनिया के जितने भी हंटर्स हैं सब कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। और उसके बाद ये कार्ड को स्वाइप करता है, अपना कोड मारता है, जिसके बाद एक फोटो देखने को मिलता है इसको और उसके अंदर सीधा ये जो बारटेंडर होता है ना उसके ऊपर क्रसर रखता है और उसको क्लिक करता है और क्लिक करने के बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आ जाती है। और किलुआ बोलता है कि अब तुम गेम सेक्शन के अंदर जाओ और गेम सेक्शन के अंदर ये ग्रिड आइलैंड भी ढूंढ लेता है और उसके बाद उसको क्लिक करता है और क्लिक करते ही बोला जाता है कि पहले 20 मिलियन हमको दो, उसके बाद हम तुमको इन्फॉर्मेशन देंगे। और उसके बाद गोन कहता है ले लो हमारा 20 मिलियन, और 20 मिलियन उसको डिपॉजिट कर देता है वहां पे। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक अचानक से मतलब रोशनी होती है जो कि एक ओराई होता है और ये दोनों अचानक से वो जो वेबसाइट होता है उसके अंदर होते हैं। उसके बाद गोन को समझ में आ जाता है कि इस वेबसाइट के अंदर वही आ सकता है जिसको नैन के बारे में पता होगा और वो बारटेंडर बोलना शुरू करता है और बोलता है कि जरा ध्यान से सुनो, ये जो गेम है इसको कुछ नैन यूजर ने मिलकर बनाया था और इसके अब तक 100 कॉपीज हैं और सारे कॉपीज के अंदर नैन यूजर ही जा सकते हैं और उसके अंदर एक तरह का नैन यूज किया गया है। उसके बाद आगे वो बोलता है जो नैन यूजर होगा सिर्फ वही ये गेम खेल सकता है और ये गेम बाहर से नहीं खेला जा सकता। जैसे ही वो तुम ऑन करोगे वैसे ही तुम गेम के अंदर खींच लिए जाओगे, अपने जो ओरा होता है ना उस ओरा और साथ में तुम्हारी बॉडी सब कुछ खींच लिया जाएगा, तुम्हारा मतलब पूरा फिजिकल बॉडी गेम के अंदर जाके खेलेगा। और उसके बाद अगर तुम जिंदा रहते हो तो ये कंसोल चलता रहेगा, चाहे कोई प्लग निकाल दे, कोई उसके ऊपर पत्थर फेंक दे या फिर पहाड़ के नीचे ही दबा दे, लेकिन वो बंद नहीं होगा, वो कंसोल कभी भी बंद नहीं होगा। लेकिन अगर तुम एक बार मर जाते हो तो फिर वो कंसोल बंद हो जाएगा। उसके बाद वो बारटेंडर बोलता है कि एक बार 50 हंटर को भेजा गया था गेम के अंदर और अभी तक कोई भी निकला नहीं है। और जब ये सब बोल रहा था ना तब वो ड्रिंक भी बना रहा था और उस ड्रिंक को देख के गोन को पीने का मन करता है। वो अपना हाथ बढ़ाता है लेकिन उसको पकड़ ही नहीं पाता, यानी कि ये सब कुछ मतलब तुम्हारा शायद बॉडी यहाँ पे रियल में नहीं गया था, शायद सोल ही अंदर गया होगा। उसके बाद वो बारटेंडर बोलता है कि अभी जो यॉर्क न्यू सिटी के अंदर जो ऑक्शन होने वाला है वहां पे 7 पीसेस ग्रिड आइलैंड के बेचे जाएंगे और स्टार्टिंग जो बिड होगी वो होगा 8.9 बिलियंस, जो कि बहुत ज्यादा होता है। और इसको देख के किलुआ अपना बोलता है कि इतना पैसा कहां से लाएंगे। उसके बाद वो बारटेंडर बोलता है कि जी रैंक के लिए तो इतना डिफिकल्टी तो होना ही था और साथ में अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है तो फिर तुम इसको आसानी से खरीद सकते हो, तो मतलब यहाँ पे पैसा ही मैटर करता है। इसके बाद ये दोनों वेबसाइट से बाहर आ जाते हैं और गोन पूछता है कि हम ऑक्शन के अंदर जा तो रहे ना, और तब किलुआ बोलता है कि बब्बुआ यहाँ पे पैसा सबसे बड़ी चीज है, 8.9 बिलियन इतने आसानी से कहां से मिलेंगे। उसके बाद गोन बोलता है क्यों ना हम किसी वेबसाइट के अंदर जाएं, वहां से कुछ ट्रेजर जो मतलब कीमती चीजें उसको खरीदें और उसको ऑक्शन के अंदर बेच दें। और उसके बाद वो बोलता है कि हम अलग अलग वेबसाइट के अंदर जाते हैं, कीमती चीजें ढूंढते हैं और उसको ऑक्शन के अंदर बेच के बहुत ज्यादा मोटा पैसा कमाते हैं और उससे ग्रिड आइलैंड की कॉपी खरीद लेते हैं। और तब किलुआ बोलता है कि सही बोल रहे हो यार, हमारे पास 800 मिलियन तो अभी भी बाकी है, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल करते हैं और ऑनलाइन वेबसाइट जाके खरीदते हैं। और तब हम देखते हैं कि ये दोनों उसी काम पे लग पड़ते हैं और थोड़ा सा खुश भी हो रहे होते हैं, यानी कि थोड़ा सा प्रॉफिट शायद कमाया होगा इन्होंने इसलिए खुश हो रहे होंगे। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहां पे गोन और किलुआ मिलकर जूस पी रहे होते हैं और तभी गोन पूछता है कि अब कितने पैसे बचे हैं। तब किलुआ बोलता है कि सिर्फ 10 मिलियन, यानी कि इन्होंने अपना पैसा गवा दिया। और पता लगता है कि ये जो वेबसाइट के अंदर गए थे वो ट्रस्टेड नहीं थे, वो रिस्की वेबसाइट थी जिन्होंने इनका पैसा मार लिया लेकिन इनको सामान कुछ भी नहीं दिया। और तब गोन बोलते कि हमें नहीं जाना चाहिए था रिस्की साइट के ऊपर, और किलुआ बोलता है कि रिस्की साइट के ऊपर नहीं जाते तो प्रॉफिट कहां से लाते, पहले तो मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था लेकिन अचानक से हमारे साथ धोखा हो गया। इसके बाद हम किलुआ को देखते हैं जो सारा का बाल लेके आ चुका होता है और उसके साथ उसके जो भी दोस्त तो नहीं बॉडीगार्ड्स थे, फेलो बॉडीगार्ड्स थे, वो सब भी अपना अपना सामान लेके आ चुके होते हैं, जिसकी वजह से ये जो इंटरव्यूअर था ये इन सबको हायर कर लेता है। उसके बाद वो इंटरव्यूअर अपना नाम बताता है जिसका नाम होता है डालजोलिन और वो हेड बॉडीगार्ड होता है और ये सब इसके अंडर अभी काम करने वाले हैं और इनका काम अभी से शुरू हो जाता है। ये उनको प्लान बताता है कि उनको करना क्या है। वो बताता है कि हमारा बॉस जो है वो अभी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर आने वाला है और सिटी के जो एयरपोर्ट है वहां से जो हमारा रूम है यहाँ तक का रास्ता लगभग 90 मिनट का है और तुम्हें स्पेशल कार्स दी जाएंगी, उस कार के अंदर बॉस भी होगा और तुम्हें उनके साथ आना होगा, तुम्हें उनको प्रोटेक्ट करना होगा, तुम्हें से किसी को कोई सवाल करना है। और तभी कुरापिका बोलता है कि तुम्हें पता है बॉस के ऊपर कौन हमला कर सकता है। उसके बाद डालजोलिन बोलता है कि अंडरवर्ल्ड से आते हैं हमारे बॉस, इसलिए उनका बहुत सारा दुश्मन है, इतने दुश्मन तो हम गिन भी नहीं सकते, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बॉस को प्रोटेक्ट करना है। और उसके बाद कुरापिका बोलता है कि लेकिन अगर हमें उनके बारे में कुछ पता होगा कि उनके दुश्मन कौन है, कैसे हैं या फिर कौन अटैक कर सकता है, तो हम पहले से ही सतर्क हो जाएंगे। और उसके बाद डालजोलिन बहुत ज्यादा गुस्से में उसको चिल्ला के बोलता है कि तो तुम हो वो नासमझ, तुम्हारा ही नाम है कुरापिका, तुम अपने कान खोल दो और सुनो,
कोई भी हो जाए, कैसा भी हो, किसी भी जगह से हो, किसी तरह से भी हो हमला करे, तुम्हें उसको रोकना है। बस तुम्हारा काम इतना है। वो कौन है क्या है उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। उसके बाद डालजोलिन इन सबको बॉस के पास लेके जाता है और जहां पे जाते वक्त बाशो नोटिस करता है एक फिगर को और बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक लग रहा है। और तब डालजोलिन बताता है कि ये रियल ही है, तुमसे पहले ये बॉडीगार्ड हुआ करता था, इसको किसी ने फेक इन्फॉर्मेशन दी थी और इसने अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझ लिया, कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट हो गया था ये, और इसकी सजा इसको दी गई है। और तुम में से भी जो कोई ऐसा करेगा उसको भी इसी के साथ टांग दिया जाएगा। उसके बाद डालजोलिन एक दरवाजा खटखटाता है जिसके बाद एक लड़की आके खोलती है और बोलती है कि चलो अंदर। और हम देखते हैं कि ये सब एक रूम के अंदर जाते हैं, एकदम आलीशान महल होता है वो तो। उसके बाद हम एक यंग छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है नियोन और ये एक्चुअली में इन सबकी बॉस होती है, तो हैरान होना थोड़ा सा बनता है यहाँ पे। उसके बाद ये सब एक फ्लाइट के अंदर जाते हैं जहां पे बाशो बोलता है कि मुझे लगा था कोई मतलब एक डैशिंग हट्टा कट्टा बंदा होगा हमारा बॉस, लेकिन इतनी छोटी सी बच्ची हमारी बॉस है। इसको देख के मैं थोड़ा हैरान हो गया। तू क्या भाई, मैं खुद हो गया। सबके सब हैरान हो चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और पहली बार हम फैंटम ट्रूफ को देखते हैं जिनका बॉस बुक पढ़ रहा होता है, उसका चेहरा अभी तक रिवील नहीं हुआ होता है। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है पाको नाडो। उसके बाद पाको बोलती है कि तुम दोनों को बहुत दिनों के बाद देखा मैंने, और जो लेफ्ट के तरफ खड़ा होता है ना उसका नाम शेलनार्क होता है और जो राइट की तरफ खड़ा होता है उसका नाम होता है फिंक्स। उसके बाद फिंक्स बोलता है तुम्हें देर नहीं होगी, तुम्हें नहीं लगता, लेकिन पाको बोलती है कि नहीं, मैं एकदम टाइम से हूँ तुम्हारी तरह। उसके बाद हम मम्मी का छोटा भाई को देखते हैं जिसका नाम होता है बोनो लेनोव और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा जैसा दिखता है जिसकी एक आंख दिख रही होती है, उसका नाम होता है कोटोपी। उसके बाद हम एक मस्कुलर मैन को देखते हैं जिसका नाम होता है उवोजिन और हमें पता लगता है कि एक और ग्रुप है जिनका नाम है फाइटन्स ग्रुप, यानी कि फाइटन कोई बंदा है, उसके साथ जो ग्रुप है उनको आने में शाम हो जाएगी। इसके बाद हम एक और लड़की को आते हुए देखते हैं जिसका नाम होता है शिजुकू। शिजुका से शिजुकू चलेगा, कोई नहीं। उसके बाद हम फैंटम ट्रूप के लीडर को देखते हैं जो कि अंधेरे में होता है, इसने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया होता है और इसका नाम होता है क्लोरो लूसीफर। उसके बाद हम देखते हैं ये सब एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, वहां से अपनी अपनी स्पेशल गाड़ियां लेके निकल भी जाते हैं। कोई हमला नहीं होता, कुछ भी गड़बड़ नहीं होती, लेकिन जो डालजोलिन होता है वो जैसे ही गाड़ी के अंदर पहुंचता है वैसे ही वो जो नियोन होता है उसको कुछ काट देते हैं और बोलता है कि इन सब का फॉर्च्यून आपको अभी लिखना पड़ेगा, ये आपके पिताजी का ऑर्डर है। लेकिन वो बोलते कि इतना सब मैं नहीं लिख सकती, मुझे मेरे बाप से बात करनी है। लेकिन वो बोलते कि नहीं कर सकते क्योंकि वो भी एक मीटिंग के अंदर है। इसके बाद ये अपना फोन निकालती है और अपने बाप को फोन करके कुछ तो बोलती है, मतलब इधर उधर की बातें बोलने लगती है कि प्यार नहीं करता वगैरह वगैरह जो बोलते हैं ना, ड्रामा करने लगती है। और उसके बाद अचानक से खुश भी हो जाती है क्योंकि इसके बाप ने शायद इसको कुछ तो दे दिया होगा जिसकी वजह से ये खुश हो जाती है। और इसको सुनने के बाद डालजोलिन इसको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि एक फॉर्चून टेलर है और इसके पास एक नैन एबिलिटी है जिसका नाम है एंजेलिक ऑटो राइटिंग और इसको लवली घोस्ट राइटर भी कहा जाता है। और ये मतलब खुद ब खुद लिखना शुरू कर देता है और जो ये लिखता है वो बातें एकदम सच होती है। इसकी वजह से इसको बहुत सारे लोग आते हैं इसको लिखने के लिए, मतलब अपना फॉर्चून देखने के लिए आते हैं। और इसका बाप उनका क्लाइंट होता है, उनसे पैसे भी लगता होगा ना, फ्री में तो देगा नहीं। इसके बाद बाशो बोलता है कि क्योंकि नियोन के पापा एक गैंगस्टर हैं, उनके कनेक्शंस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए नियोन को हमेशा से मतलब कोई ना कोई क्लाइंट मिल जाता है। लेकिन कुरापिका बोलता है कि तुम गलत बोल रहे हो क्योंकि ये एक फॉर्चून टेलर है और इसी की वजह से इसका बाप अंडरवर्ल्ड पे इतना ज्यादा नाम कमा रहा है। नियोन की वजह से उसके पापा बहुत ज्यादा नाम कमा रहे हैं अंडरवर्ल्ड के अंदर, उसका दबदबा इसी की वजह से है। और जो कोई भी नियोन के पापा का दुश्मन होगा वो नियोन के ऊपर अटैक करके इसकी मतलब सबसे बड़ी जो खासियत है उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। और तभी हम देखते हैं नियोन ने वो सब कुछ लिख लिया होता है और नियोन बोलती है कि क्योंकि अब मैंने अपना काम किया है तो अभी मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, और जो ऑक्शन है उससे पहले शॉपिंग के लिए जाना है। और ये जो डालजोलिन होता है वो बोलता है कि जा सकती हो लेकिन तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे। उसके बाद हमें फैंटम ट्रूप के और 4 मेंबर को दिखाया जाता है जिनमें से सबसे छोटा वाला है उसका नाम होता है फाइटन और ये जो है इसका नाम नोबुनागा है। और माची को तो तुम सब जानते होगे, वही जिसके ऊपर हिस्सों का लट्टू था। और आखिर में जो भैंसा देख रहे हो आप, इस भैंसा का नाम होता है फ्रैंकलिन। उसके बाद इनकी बातों से हमें पता लगता है कि ये 3 साल 2 महीने के बाद पूरा फैंटम ट्रूप मिल रहा है, यानी कि पहले मिलते थे लेकिन 4, 8, 10 ऐसे मिलते थे, कभी 13 के 13 मेंबर नहीं मिले थे। और इस बार जो मिल रहे हैं यहाँ पे 2 मेंबर चेंज हो चुके हैं, जो कि एक है नंबर 4 वाला मेंबर जो कि हिस्सों का है और नंबर 8 वाला मेंबर, ये दोनों रिप्लेस हो चुके हैं। उसके बाद फ्रैंकलिन माची से पूछता क्या हिस्सों का आएगा, तब ये बोलती कि मुझे नहीं पता, मैंने उसको कह दिया था और मेरा काम यहाँ से खत्म होता है। उसके बाद नोबुनागा बोलता है कि उसको हिस्सों का पसंद नहीं है
और तब वो बोलते हैं फिर इसको रखा ही क्यों गया है। तब ये होता था कि उसकी जो बंजीगम की टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा कारगर है। और तब फ्रैंकलिन बोलता है क्या हमारा बॉस उससे डरता है, और इस बात से इनकी थोड़ी सी बहसबाजी होने लगती है। नोबुनागा और फ्रैंकलिन के अंदर बहसबाजी होने लगती है और उसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़ने भी लगते हैं। और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये इन दोनों के बीच में कॉमन है, यानी कि हमारा जो फ्रैंकलिन और नोबुनागा है ये दोनों ऐसे ही कुत्ते बिल्ली की तरह बेफालतू में लड़ते रहते हैं। उसके बाद डार्जिलिंग फोन पे किसी से बातें कर रहा था और जो कुछ भी फॉर्चून इसने लिखा है उस सबको समझा रहा होता है कि क्या क्या है उसका मतलब। और वो बताता है कि हमारी जो फॉर्चून टेलर है वो जब लिख देती है तो बस लिख देती है, उसके बाद उसको कुछ पता नहीं चलता, वो सिर्फ पोएम के फॉर्म में लिखती है जिसको डिकोड करना पड़ता है और दार्जिलिंग वो सब काम करता है। और उसके बाद ये बताता है कि शायद जो स्लिप है उसका मतलब तुम्हारा डेथ भी हो सकता है, तो तुम्हें शायद ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमें पता लगता है ये किसी और से नहीं अपने बॉस के साथ बात कर रहा होता है और हमें पता लगता है कि इसकी बॉस की जान को खतरा है अगर ये ऑक्शन के अंदर आएगा तो, इसलिए ये ऑक्शन जाने से मना करता है और साथ में इसकी बेटी को भी मना करता है। लेकिन इसकी बेटी बहुत ज्यादा जिद्दी होती है, इसलिए ये अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि तुम जाके वहां पे ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर लेना और जो कुछ भी तुम्हें चाहिए होगा वो सब ले लेना। उसके बाद नियोन और उसके बाप की एक फोटो हमें दिखाई जाती है। उसके बाद हम पूरी फैंटम ट्रूप को देखते हैं जहां पे सब मौजूद है, लेकिन अभी तक हिसोका नहीं आया होता है और अभी सुबह होने वाली होती है। और जो उवो होता है वो बोलता है कि अगर मैं इस बार हिसोका से मिलूंगा तो मैं उसको बीच से फाड़ दूंगा। और तभी हम हिसोका की आवाज सुनते हैं, वो बोलते हैं कि मैं तो डर गया। उसके बाद ईवो हिसोका को गाली देता है और बोलता है कि तुम लेट हो, और शालनार को बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे। उसके बाद हिसोका सीधा माची की तरफ जाता है और बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना मैं आऊंगा, और तुम्हें तो पता है कि मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता, क्योंकि अगर मैं अपना प्रॉमिस तोड़ूंगा तो मैं तुम्हारी नेक्स्ट टीचर्स को कभी देख नहीं पाऊंगा। यानी कि ये साला यहाँ पे भी माची के ऊपर लाइन मार रहा है। उसके बाद शालनार का अपने बॉस को बोलता है कि हम सब यहाँ पे मौजूद हैं, और उसके बाद उसका बॉस जो होता है ना वो बोलता है कि अभी जो अंडरग्राउंड ऑक्शन होने वाला है हम वहां पे जाके चोरी करेंगे। लेकिन हर कोई पूछ रहा था कि हम क्या चुराएंगे। उसके बाद माची बोलती है कि हम एंशिएंट बुक चुराएंगे क्या, और जो फैतान होता है बोलता है कि कॉस्टली गेम्स चुराएंगे, और नोबुनागा बोलता है कि हम जेमस्टोन क्यों नहीं चुरा लेते, डायरेक्ट चुराएंगे और बेच देंगे, पैसा मिलेगा। उसके बाद क्लोरो लूसीफर बोलता है कि हम सब कुछ चुराएंगे और पहली बार अपना चेहरा दिखाता है। उसके बाद उभो बोलता है कि आप सीरियस हैं बॉस, ये जो ऑक्शन है ये बहुत सारी गैंग के द्वारा चलाया जा रहा है, अगर हम चुराएंगे सब कुछ तो हम सबसे दुश्मनी कर लेंगे। तब क्लोरो बोलता है कि तुम्हें डर लग रहा है क्या, और ये जो उवो होता है कि बोलता है कि नहीं मुझे डर नहीं लग रहा, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, आप बस मुझे परमिशन दो। और तब क्लोरो बोलता है कि जो कोई भी यहाँ पे है उन सबको मैं परमिशन देता हूं, तुम्हारे बीच में अगर कोई भी आता है तो उसे मार दो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि इन सबको अभी ऑक्शन के अंदर 3 आइटम को जीतना होगा, जिनमें से पहला होता है एक मम्मी जो कि प्रिंस कोरको का होता है। और उसके बाद हमें एक टिश्यू पेपर दिखाया जाता है जिसको सन रिमार्क नाम के एक एक्टर ने यूज किया होता है। और आखिरी में होता है कोटा क्लांस की आंखें यानी कि स्कारलेट आइस, जिसको देख के कुरापिका को कुछ होने लगता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, वो एकदम शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन मेलोडी उसकी हार्ट बीट से ये सब समझ जाती है और ये बोलता है कि तुम्हें पैसा की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी तरह से ये सब जीतना है। उसके बाद दार्जिलिंग बताता है कि ऑक्शन के ऊपर हमला भी हो सकता है लेकिन तुम्हें उससे कुछ लेना देना है नहीं, तुम्हें बस इन सबको जीतना है और लेके यहाँ पे आ जाना है। और उसके बाद हम कुरापिका को देखते हैं जो बोलता है कि वो आएंगे, मेरे फैंटम ट्रूप्स जरूर आएंगे। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, फिर मजा आया ना, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और चेक करना खुद सब्सक्राइब किया है ना, अगर किया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का जो आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है अपनी भी बज जानी चाहिए। तो बेल का आइकन को एकदम जोरों से बजा देना, एकदम टर्न करके आवाज आ जानी चाहिए।